चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत एक शुभ समाचार, शुभ खबर के साथ। जी हाँ, सबसे पहले बात हम अयोध्या धाम की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर रामनवमी से पहले रौनक नजर आ रही है। फिलहाल अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि 6 अप्रैल से रामलला के सूर्य तिलक की स्थायी व्यवस्था की जा रही है। खबर है कि 6 तारीख से रामलला का रोज सूर्य तिलक होगा। राम मंदिर के विस्तार का काम भी तकरीबन पूरा होने वाला है। ट्रस्ट के मुताबिक निर्माण का 90% काम पूरा हो चुका है और अयोध्या में अब राम दरबार सजने वाला है। फिलहाल सबको इंतजार रामनवमी का है, जब अयोध्या की रौनक देखते ही बनेगी। रामनवमी पर अयोध्या में हजारों भक्तों के जुटने की उम्मीद है, लिहाजा उसी हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं। तो देखिए, रामोत्सव के लिए अयोध्या सज रही है, संवर रही है। रामनवमी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस दौरान कई विशेष कार्यक्रम भी किए जाएंगे। यूं तो रामनवमी का उत्सव 6 अप्रैल को है, लेकिन अयोध्या में अभी से रामनवमी की रौनक यूं ही दिखाई देने लग गई है। दरअसल रामनवमी के दौरान कई भव्य कार्यक्रम और अनुष्ठान होंगे और 29 मार्च से 6 अप्रैल तक अयोध्या में रामकथा का आयोजन होगा और साथ ही 6 अप्रैल को भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी के दिन रामलला का विशेष श्रृंगार और आरती होगी और इस बार ट्रस्ट सूर्य तिलक की स्थायी व्यवस्था करने में जुटा है। देखिए हमारे इसी पर एक खास रिपोर्ट। उत्सव का रंग है, राम नाम की उमंग है, ढोल है, थाप है, फिर से राम नगरी में उल्लास है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या रोज इसी तरह राम रंग में रंगी नजर आती है। हजारों श्रद्धालु रोज इसी तरह उमड़ते हैं और रोज इसी तरह राम नाम का जयकारा अयोध्या की गलियों में गूंजता है। अयोध्या का ये नया श्रृंगार है। राम की नगरी फिर से सज रही है। उत्सव का राग फिर से छिड़ गया है। रामनवमी में कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले रामलला के धाम में हर पल विशेष नजर आ रहा है। रामनवमी से पहले ही यहाँ भक्तों का तांता लग गया है। रामनवमी तो अयोध्या का प्रमुख उत्सव प्राचीन काल से हमारे यहाँ चला आ रहा है, लेकिन जब से भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 से विराजमान हुए हैं, उसके बाद दूसरी रामनवमी है। रामनवमी का उत्सव तो यहाँ का प्रमुख उत्सव है और खूब जोरदार तैयारी हो रही है। और भगवान राम के लिए कहा गया है कि जिस दिन राम जन्म सुध गावें, तीर्थ सकल तहाँ चल आवें। अयोध्या वासियों के साथ साथ सभी तीर्थ, सभी धाम यहाँ बेस बदल कर राम नवमी के दिन अयोध्या में आकर भगवान रामलला के जन्मोत्सव का दर्शन करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में दूसरी रामनवमी मनाई जाएगी, लिहाजा यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों के पहुँचने की उम्मीद है। ये तिथि इसलिए भी विशेष होने जा रही है क्योंकि 6 अप्रैल से अब रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा और रोज करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। इस सूर्य तिलक की प्लानिंग 20 साल के लिए की गई है। 6 अप्रैल के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रामलला का अभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे आरती और सूर्य तिलक होगा, लिहाजा ये रामनवमी और भी विशेष हो गई है। कल हम लोगों ने रामनवमी में जो सूर्य किरण की व्यवस्था की जानी है उस पर भी चर्चा की और जो शिखर की प्रगति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा,
तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। एक तरफ अयोध्या रामनवमी की तैयारियों में मगन है, तो दूसरी ओर राम मंदिर भी भव्य और संपूर्ण आकार ले रहा है। राम मंदिर का शिखर बनकर तैयार होने वाला है और मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की स्थापना 15 मई तक हो जाएगी। राम मंदिर परिसर में लगने वाली सभी मूर्तियां 15 अप्रैल के बीच स्थापित हो जाएंगी। वहीं राम दरबार के दर्शन के लिए पास जारी किए जाएंगे। वहां सबको जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रस्ट के मुताबिक राम दरबार के लिए बनने वाले पास के लिए श्रद्धालुओं से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इन्हीं तमाम बातों ने इस बार की रामनवमी को और भी खास बना दिया है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। भगवान पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में हर रामनवमी जब भी आता है तो हम साधु संतों के मठ और मंदिरों में रामायण का पाठ होता है अखंड, और फूल मालाओं से सजावट होता है। मंदिरों में दीपक जलते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, रुकते हैं मठ मंदिरों में, उनकी सारी सुविधा पाठ साथ में करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, सीताराम 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 करते हैं। एक तरफ राम मंदिर की पूर्णता का सुख, दूसरी ओर रामलला के सूर्य तिलक का विधान, इन सब ने अयोध्या में रामलला के इस भव्य मंदिर की शोभा बढ़ा दी है। रामनवमी से पहले ही अयोध्या का कोना कोना उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। सबको इंतजार 6 अप्रैल का है, जब दुनिया भर के राम भक्तों की नजरें राम मंदिर पर होंगी और सबको इंतजार प्रभु राम के सूर्य तिलक का होगा। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो कैसा होगा रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक और कैसे अगले 20 सालों तक इसी तरीके से सूर्य तिलक की तैयारी है, इसकी पूरी डिटेल्स देखिए शाम 6 बजे। तो देखिए कैसे हो रही है तैयारी, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसी के साथ अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं के लिए और भी कई सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। उन्हीं में से एक है वहां बन रहा हाईटेक हॉस्पिटल। दरअसल अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर है और अयोध्या में भक्तों के लिए हाईटेक अस्पताल बनाया गया है, जहां पर भक्तों के फ्री इलाज की व्यवस्था है। भक्त अपने आराध्य के दर्शन के साथ साथ यहां अपना इलाज भी करा सकते हैं। कहते हैं श्री राम के दर्शन मात्र से जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि राम नगरी अयोध्या में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। देश के कोने कोने से रामलला की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु दौड़े चले आते हैं। प्रभु राम की ये पावन धरा भी अपने भक्तों के सब कष्ट मिटाने के लिए तत्पर रहती है। यहाँ ऐसी ही एक पहल है श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित इस अस्पताल में सुविधाएं ऐसी जो प्राइवेट अस्पताल को टक्कर दें। सफाई ऐसी कि देखकर जी खुश हो जाए। ये तस्वीरें अयोध्या के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की हैं, जो देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित ये अस्पताल अपने में एक अनोखी पहल है। लगभग 13 जनवरी 2024 से ये सारी मुहिम स्टार्ट की थी दर्शनार्थियों के लिए, यहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो भी उनके लिए फ्री सेवा देने का। तो वो लगभग अब तक हम लोगों ने आज की डेट तक हमारा आंकड़ा 9,40,000 के आसपास तक पहुँच गया है। इस अस्पताल की स्थापना श्री सत्य साई के नाम से की गई है। ये अस्पताल श्रद्धालुओं को न सिर्फ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि उन्हें आत्मीय और स्नेही सेवा भी प्रदान करता है। इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहाँ पर कैश काउंटर नहीं है। जो भी पेशेंट्स का एडमिशन होता है
उनके जो भी बेसिक जांचें होती हैं, हीमोग्लोबिन, शुगर की जांच, ईसीजी, ये सारी जांच हम यहाँ पे निःशुल्क करते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। जो भी इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, वो चाहे एंटीबायोटिक हो या सलाइन हो या कोई भी फ्लूइड मैनेजमेंट हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके लिए पेशेंट से या उनके रिलेटिव से किसी भी 1 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं लिया जाता। यहाँ न सिर्फ मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाता है, बल्कि अस्पताल में उन्हें हर वो आधुनिक सुविधा दी जाती है जिससे उनकी बीमारी दूर की जा सके। ये अस्पताल श्रद्धालुओं के लिए एक आशा की किरण है, जो उन्हें स्वास्थ्य और सुखी जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये अस्पताल अपने मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तैयार है और सदैव कोशिश में है कि श्रद्धालुओं की सेहत और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जा सके। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या के बाद आपको लिए चलते हैं अब उत्तराखंड। बाबा नीम करौली के कैची धाम में श्रद्धालुओं की अपार आस्था है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भीमताल की पहाड़ियों में बसा ये इलाका जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, अब वहां सुविधाओं को भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि भक्तों की सुविधा के लिए नई पार्किंग की व्यवस्था यहां पर की गई है, साथ ही शटल सेवा भी शुरू की गई है। इससे न सिर्फ यहां आने वाले श्रद्धालुओं की पार्किंग की समस्या दूर होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। कैंची धाम, जहां आकर पूरी होती है हर मुराद। भर जाती है खाली झोली, बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। तभी तो सालों भर यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से लोग कैंची धाम आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए यहाँ पहली बार पार्किंग व्यवस्था और शटल सेवा शुरू की जा रही है। नैनीताल के भवाली स्थित कैंची धाम में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, घंटों जाम से जूझना पड़ता है। ऐसे में अब कैंची धाम की ओर आने वाले रास्तों को ध्यान में रखकर धाम के बाहरी इलाके में पार्किंग एरिया बना दिया गया है, जहां लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके वहां से शटल सेवा के जरिए कैंची धाम पहुंच पाएंगे। हल्द्वानी से भीमताल के रास्ते कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंडस्ट्रियल एरिया भीमताल में पार्किंग व्यवस्था की गई है, जहां अपनी गाड़ियों को पार्क करके श्रद्धालु शटल सेवा से कैंची दर्शन के लिए जा सकेंगे। वहीं हल्द्वानी से जोलीकोट भवाली मार्ग के लिए भवाली सैनिटोरियम के पास कैंची बाईपास में गाड़ी पार्क होगी। श्रद्धालु यहां से शटल सेवा ले सकते हैं। कैंची धाम के लिए ये शटल व्यवस्था सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। वहीं वीकेंड या त्योहारी सीजन में शटल सेवा सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाएगी, जो रात 8 बजे तक चलेगी। वीकेंड या त्योहारी सीजन में भारी वाहनों का प्रवेश भी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेगा। ऐसे में नैनीताल पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो यातायात की इस नई व्यवस्था के हिसाब से ही अपनी यात्रा प्लान करें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं उस खबर की जो हमारे और आपके लिए जरूरी है। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक सड़कों पर एक्सीडेंट की बड़ी वजह नींद की झपकी माना जाता है। हादसों की ऐसी तमाम वजहों को कम करने के लिए सरकार गाड़ियों में सेफ्टी फीचर बढ़ा रही है। देखिए, सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 से बसों और ट्रकों के साथ साथ 8 से ज्यादा लोगों को ढोने वाले सभी पैसेंजर वाहनों में अब कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी से बचा जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अब नींद नहीं बनेगी हादसे का सबब। झपकी आने पर अलर्ट करेगा नया सिस्टम। बड़े पैसेंजर वाहनों में नए सेफ्टी फीचर्स लगाने की तैयारी। हाईवे पर अगर ड्राइवर को झपकी आ जाए तो कई बार ये जरा सी गलती बड़े हादसे की वजह बन जाती है। अब सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार बड़े वाहनों में सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल अप्रैल के महीने में ये नए नियम लागू किए जा सकते हैं। ये नए नियम 8 से ज्यादा पैसेंजर वाले वाहनों पर लागू होंगे। बसों और ट्रकों पर ये नियम लागू होंगे। इन गाड़ियों में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS अनिवार्य होगा। इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम EBS,
ड्राइवर ड्राउजीनेस एंड अटेंशन वार्निंग सिस्टम DDAWS और लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम जैसे फीचर्स को वाहनों में शामिल करना जरूरी होगा। इन नियमों को लागू करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने बाकायदा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की रूपरेखा तैयार कर ली है। मंत्रालय की तरफ से जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक ये सेफ्टी फीचर्स अक्टूबर 2026 से बनने वाले वाहन मॉडलों में लागू होंगे। खास बात ये भी है कि ये नियम बसों के साथ साथ ट्रकों पर भी लागू होंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल जनवरी के महीने में इन नए सेफ्टी फीचर्स को मोटर वाहन नियमों में शामिल करने पर जोर दिया था। फिलहाल ये फीचर्स सिर्फ कुछ SUV और कारों में ही उपलब्ध हैं। ये आधुनिक तकनीक सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है, लेकिन अभी न तो ट्रकों में ये सिस्टम है और न ही बसों को इन आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। फिलहाल सरकार ने इन फीचर्स को शामिल किए जाने के बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इन फीचर्स को बड़े वाहनों में शामिल करना अनिवार्य कर दिया जाए तो ये कदम सड़क सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब देश के लिए गुड न्यूज आपको बता दें, दिल्ली के एम्स में न सिर्फ देश भर से बल्कि पड़ोसी देशों से भी लोग बेहतर इलाज की उम्मीद में पहुंचते हैं और इसी एम्स में नया इतिहास रचने की तैयारी है। जी हाँ, देखिए, भारत ने अपना पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है जिसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए दिल्ली के एम्स में इंस्टॉल किया जाएगा। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों के लिए कई ऐसे टेस्ट होते हैं जो काफी महंगे होते हैं। इसकी खास वजह होती है मशीनों के लिए विदेश पर निर्भरता। उपकरण महंगे मिलते हैं जिसके चलते यहाँ मरीजों को टेस्ट के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। विदेशी उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के मकसद से मेडिकल टेस्ट के लिए अब देश में ही मशीनों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है ताकि मरीजों को टेस्ट के लिए ज्यादा लागत से राहत मिल सके। इसी कड़ी में देश की पहली स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित की गई है जिसे अक्टूबर के महीने तक दिल्ली के एम्स में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम बताया जा रहा है। मौजूदा वक्त में 80-85% उपकरण आयात किए जाते हैं। अब स्वदेशी MRI मशीन से देश को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। मुंबई में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEITY के तहत काम करने वाले एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संगठन सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च और अस्पताल के बीच 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय MRI स्कैनर को मान्य करने के लिए मानदंड तैयार कर रहा है ताकि ट्रायल के दौरान भी मरीजों पर इसका उपयोग करने की मंजूरी दी जा सके और स्कैनर को स्वास्थ्य सुविधाओं में इस्तेमाल के लिए मान्य कर दिए जाने पर MRI स्कैन की लागत में करीब 50% की कमी आ सकती है जिससे जांच के जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो इन दिनों दिल्ली में चल रही हैं, उससे जुड़ी दो खबरें हैं। पहली खबर ये है कि इन गेम्स के दौरान एक नई और खास पहल के तहत पैरा इमोजी लॉन्च किए गए हैं जो कि इस गेम को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। इस लॉन्च इवेंट को एक्सप्रेशन ऑफ चेंज नाम दिया गया है। इन गेम्स में एक खिलाड़ी की कामयाबी ने सबको चकित कर दिया। दरअसल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के वेट लिफ्टिंग हॉल में इन दिनों पंजाब की जसप्रीत कौर के नाम की चर्चा हो रही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। 45 किलो वर्ग में 30 साल की जसप्रीत ने 101 किलो वजन उठाया जो कि उनके पिछले 100 किलो के रिकॉर्ड से भी बेहतर था जो उन्होंने एक हफ्ते पहले नेशनल्स में बनाया था। देखिए, दरअसल जसप्रीत की इस सफलता की कहानी काफी प्रेरणादायक रही है। कभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही जसप्रीत की कामयाबी ने लोगों को प्रेरणा दी है। वो कभी 80 किलो की थी, उन्होंने 40 किलो वजन कम किया और खेल की दुनिया में कदम रखा।
पंजाब की जसप्रीत कौर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने NIT कोझिकोड से पढ़ाई की है और उनके पास MTech की डिग्री है। 3 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया और बाद में वो अपने वजन से परेशान रही। रीढ़ की हड्डियों में भी परेशानी ने उन्हें काफी परेशान किया। वजन कम करने की चुनौती के बीच उन्होंने पावर लिफ्टिंग की शुरुआत की। 1.5 साल तक फिटनेस के लिए उन्होंने अनुशासन डाइट ली। जसप्रीत खुद अपनी न्यूट्रिशनिस्ट बनी और अपनी डाइट पर खुद काम किया। 2022 में पैरालंपिक गेम्स के बारे में पता चला, फिर खेल को चुना। आज उनके नाम पैरा गेम्स में कई रिकॉर्ड हैं। तो कैसी रही उनकी जिंदगी, इसके बारे में उनसे बात की हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने। सच ही कहा है, अगर हौसले और इरादे आपके मजबूत हो तो आपको कुछ भी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ये साबित किया है कि डेडिकेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। हमारे साथ है जसप्रीत कौर, पंजाब की लड़की, पंजाब की पुत्र, जिन्होंने देश का जो नाम है वो एकदम रोशन कर दिया है। जो कहीं एक टाइम पर ओवरवेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करती थी और आज वो बन गई है पावर लिफ्टिंग चैम्पियन। एक जो सफ़र है एक इंजीनियर का इस चैम्पियन से, कैसा है? पहले मैम मैं इंजीनियर थी और NIT कैलीकट से मैंने MTech कर रखी है और मैं जॉब करती थी। पर उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि वैसे भी अगर कोई ओवरवेट होता है, डिसेबिलिटी होती है प्लस, तो हमें थोड़ा सोसाइटी को फेस करने में, लोगों से बात करने में तो हमें थोड़ा मतलब हेजिटेट फील होता है। पर अब एज अ स्पोर्ट्समैन मैं फिट हूँ और यहाँ जिस एरिया में हूँ मुझे पता है कि लोग सब मुझे पहचान रहे हैं, मुझे जानते हैं, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट अच्छा फील होता है मैम अभी यहाँ। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बधाई है, लेकिन लोगों से जिस तरीके से बधाई सामने आ रही है वो अलग एक फील आ रहा होगा अब तो। हाँ जी मैम, मुझे मतलब ठीक था, परफॉर्मेंस पिछले बार से काफ़ी अच्छी थी, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इसको इतना मतलब कवरेज मिलेगा, इतना लोग इतना खुश होंगे, सब तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं। मैं साई में रहती हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ के कल हमारे RD सर आए थे, मणिकांत सर, उन्होंने मतलब स्पेशली उन्होंने जब अप्रिशिएट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनकी तरफ से वर्ड्स आने की वो बहुत खुश है मेरी परफॉर्मेंस से, तो बहुत अच्छा लगा। आपके जो कोच रहे वहाँ पे गांधीनगर में राजेंद्र जी, राइट? हाँ जी, राजेंद्र, उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण आपके लिए रहा? एक्चुअली अगर मैं उनका योगदान मानूं तो उनका ही है सब। मैं मानती हूँ कि वो सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं और मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। तो कुछ भी मेरी परफॉर्मेंस है, मैं 100% मैं उन्हीं को ये सब कहती हूँ, उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते, वो हर टाइम मतलब उनका वो मोटिवेशन जो हमें वो एक लेक्चर्स देते हैं, या कुछ भी हमें मेडिटेशन करवाना, वो हमारा खाना क्या है, कब सोना है, क्या पीना, सब उनके अंडर है। तो वो सब उनकी मेहनत है, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। मुश्किल ट्रेनिंग थी बहुत? ट्रेनिंग तो मैं मुश्किल हाँ, 3 घंटे सुबह जब मैं पढ़ती थी तो हम इतना डिसिप्लिन नहीं होते हम कॉलेज में, हमें लेक्चर मिस कर देते हैं, सोना होता है। फिर यहाँ पे सुबह 5 बजे हमें उठना है और ग्राउंड में पहुँचना है 9-10 बजे तक, और शाम को प्रॉपर 4 बजे पहुँचना है। और है मुश्किल तो है, ट्रेनिंग भी मसल टाइट होते हैं तो, और नीडलिंग होना, ये सब मुश्किल तो है मैम। डाइट देखिए, आजकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी के घर जाते हैं, पता नहीं क्या एक नई चीज आपके सामने आ जाए। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप खाने पीने जाते हैं, वहां पर खाने का इंतजाम हो, लेकिन अचानक से एक ट्रॉली खुद ब खुद आपके सामने आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा ही लगेगा। क्यों? और सबसे अच्छा तो उन लोगों को लगेगा जिन्हें सर्व नहीं करना पड़ेगा, भाई ट्रॉली में रखो और भेज दो। वैसे एक इफ्तारी में भी ऐसा ही हुआ, देखिए जाके। रमजान में रोबोट की सर्विस। तमिलनाडु के त्रिची में एक इफ्तार पार्टी में ये देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ट्रॉली नुमा रोबोट कैसे लोगों के पास पहुंच रहा है और उन तक इफ्तार के समय जरूरत का सामान पहुंचा रहा है। लोग इफ्तार के लिए बैठते हैं और ये रोबोट जूस और स्नैक्स सब लेकर हर किसी के करीब पहुंच जाता है। लोग उसमें से सामान उठाते हैं और फिर इफ्तार के मकसद से अपने पास रख लेते हैं।
इसकी पहचान AMR यानी ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट के तौर पर है, जिसे त्रिची स्थित प्रोपेलर टेक्नोलॉजी एंड फिज रोबोट्स नाम की कंपनी से जुड़े छात्रों ने डिजाइन किया है। Designed a special robot for supplying this food, nombu kanji and juices and snacks to each and every participants of this program. And same way it is went each and every member's place and it hand over the juice and snacks to everyone for this iftar to fasting, breaking their fasting. प्रोपेलर कंपनी के CEO और फजी रोबोट्स कंपनी के को-फाउंडर के मुताबिक इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल कोरोना काल में तमिलनाडु के साथ ही केरल में भी फूड और मेडिसिन पहुंचाने के लिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, झारखंड के गिरिडीह में एक तालाब लोगों का जीवन बदल रहा है। हाल ही में इस तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है। इसके बाद से ही जीतकुंडी और उसके आसपास के करीब 6 से 7 गांवों के लिए तालाब बदलाव की लहर लेकर आया है। दरअसल लोग खेती के साथ यहाँ मछली पालन भी कर रहे हैं। रूरल इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिल रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर इन गांव के लोग मिलकर अपनी लाइफलाइन बने इस तालाब का रखरखाव भी कर रहे हैं। कैसे, देखिए। एक खूबसूरत तालाब जिसके किनारे पक्षियों का कलरव। तालाब के पानी में नहाते बच्चे। जिस गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गिरिडीह के जीतकुंडी ग्राम पंचायत का तालाब है, जिसके जीर्णोद्धार के बाद गांव वालों का जीवन और गांव की तस्वीर बदल गई है। तालाब ने यहाँ का जीवन पूरी तरह बदल दिया है। गांव के लोग अब खेती के साथ मछली पालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो गांव की इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहा है। लोग इस तालाब के जीर्णोद्धार से खुश हैं और उंगलियों पर लाभ गिना रहे हैं। इस तालाब से करीब करीब 40 से 50 गांव लाभान्वित हुए हैं। जीर्णोद्धार होने के बाद तालाब में जो है सो पर्याप्त मात्रा में जल है और करीब करीब 1000 एकड़ में जो है सो इस तालाब के माध्यम से, इधर आप जहां तक पीछे देख रहे हैं, यहाँ तक खेती इन्हीं तालाब के माध्यम से किया जाता है। और मछली पालन भी यहाँ पूरा समाज के माध्यम से मछली भरे जाते हैं और ये सब लाभ जो है सो हम लोग को मिल रहा है। आसपास के 6 से 7 गांव के लोगों का जीवन इस तालाब से बदला है। 500-600 एकड़ के हिस्से में इसके पानी से खेती होती है। स्नान दान के लिए इसका इस्तेमाल होता है और पक्षियों जानवरों को भी सुविधा हो गई है। पानी है तो मछली पालन तो हो रहा ही है। बाकी यहाँ का जितना भी अगल बगल जनता मिल के यहाँ मछली पालन करते हैं और बराबर से मान लो जब मछली खाने के लिए भी हो जाएगा, बाकी बेचने के लिए भी हो जाता है। और बाकी जितना भी यहाँ मतलब हजारों एकड़ में भी ये पानी का सप्लाई होता है खेती के लिए। और बाकी यहाँ जानवर लोग तो पानी यूज ही करते होंगे, बाकी तो और सारा चीज में भी यूज होता है, नहाने धोने में। यानी कि खेती के लिए बहुत बेहतरीन यहाँ का जनता लोग को लाभ मिल रहा है। तालाब की देखभाल के लिए यहाँ पानी पंचायत के कॉन्सेप्ट के जरिए काम होता है। पानी पंचायत के किसान ग्राम सभा करते हैं और मिलजुल कर इसका रखरखाव करते हैं। जी, पानी पंचायत का कंसेप्ट लाया गया है तालाब के देख रेख के लिए। इसमें जो भी लोकल होते हैं आपस में बैठ के ग्राम सभा करते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से अध्यक्ष और सचिव का चयन होता है और वही जो पानी पंचायत के जितने भी लाभुक होते हैं, किसान होते हैं, वही आपस में मिलके इसका देख रेख करते हैं तालाब का। इस तालाब के जीर्णोद्धार में करीब 1.25 साल का समय लगा, जिसमें जिला प्रशासन ने भरपूर मदद की। पहले गर्मी में इसके पानी का स्तर कम हो जाता था और पानी गंदा रहता था, लेकिन अब सब बदल गया है। लोग चाव और उत्साह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम के लिए उसे जानना समझना बहुत जरूरी होता है। खासकर बच्चों को उनके बचपन से ही प्रकृति के करीब लाया जाए तो उनकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है।
देखिए, तमिलनाडु में वन विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए लेट्स रिलैक्स विद नेचर कैंप का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को जंगल ले जाया गया और उन्हें जंगल और जीव की अहमियत समझाई गई, उनके बारे में जानकारी दी गई। प्रकृति से प्रेम के लिए, उसे जानने समझने के लिए जरूरी है प्रकृति के करीब जाकर उसे महसूस करने की। और अगर ये पहल बचपन से ही कराई जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसी पहल के तहत लेट्स रिलैक्स विद नेचर कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस अभियान में बच्चों ने जल, जंगल और जमीन की प्राकृतिक संरचना को करीब से देखा और समझा। जंगल में रहने वाले छोटे बड़े कीट पतंगों के बारे में जाना और उनकी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में उनकी अहमियत को समझा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विशेष प्रशिक्षकों ने बच्चों को समझाया कि कैसे आधुनिकता ने हमारे जीवन में पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं पैदा की हैं और इनसे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। बच्चों को प्रकृति के बारे में जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाया जा सकता है। प्रकृति के साथ समय बिताने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। इस कैंप का मकसद बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करना था। साथ ही इससे जुड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना था, क्योंकि जब तक बच्चे प्रकृति को समझेंगे नहीं, तब तक वे इसकी रक्षा के लिए प्रेरित नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, खबर आपके लिए है और बड़ी ही काम की खबर है आपके लिए। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर अब आपको थोड़ा ज्यादा चार्ज देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मतलब इसका यह है कि जो ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर एडिशनल चार्ज देना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है वो देख लीजिए जरा। 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल ₹2 का भुगतान करना होगा। इस फीस हाइक की वजह से अब एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर ₹19 चार्ज देना होगा, जो पहले 17 हुआ करता था, यानी ₹17 हुआ करता था। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को ₹1 बढ़ाया गया है, यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब ₹7 चार्ज लगेगा, जो पहले ₹6 हुआ करता था। सरकार जब तनख्वाह बढ़ाएगी तो खर्चा भी तो बढ़ेगा, तो बैंक कहाँ से देगा? बैंक तो अपनी जेब से देगा नहीं ना। भाई तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, जैसे तनख्वाह बढ़ रही है वैसे कस्टमर के ऊपर भी थोड़ा सा तो आएगा। जब लेट होता है, मतलब हम लोग 5 बार से ज़्यादा बार निकालते हैं, अगर ज़्यादा पैसा कटता है तो हम लोग को महंगाई का दिक्कत होगा। जैसे अभी 10 रुपये 15 रुपये कटता था, अगर उससे ज़्यादा कटता है तो जो स्टूडेंट है उसको दिक्कत होगा। अगर जो सैलरी वाला है उसके लिए तो ठीक है, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होता है या अच्छी सैलरी है तो उनके लिए ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो उनको प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर इसके लिए सरकार अगर 5 से अगर 10 बार की जगह कर देती है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है स्टूडेंट को। नहीं, ये तो सही चीज़ नहीं है। लोग अगर पैसे कैश नहीं रखेंगे तो बिना कैश का कैसे हो पाएगा? हर जगह तो यूपीआई काम करती नहीं है। अब आपको स्पेन की एक अनोखी और आकर्षक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें घोड़ों के साथ इंसानों की कवायद आप देख सकते हैं। स्पेन के अमल में एक खास परंपरा निभाई जाती है। यहाँ जंगली घोड़ों के झुंड को पहाड़ों से एक बाड़े में ले जाया जाता है। बाड़े के अंदर एक अनोखा कार्यक्रम होता है। यहाँ एलोटाइडरोस यानी कि पहलवान घोड़ों को बहुत ही कुशलता से जमीन पर पटकते हैं, ताकि उनके बालों को ट्रिम करने के साथ ही टैग और टीका लगाने का काम हो सके, और इन सभी कामों को बहुत ही कुशलता के साथ अंजाम दिया जाता है।